सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल स्पॉट। और यहाँ तक हम जो अपनी पॉलिटी थ्रू द रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। और जैसा आप सभी को मालूम है, जो रेगुलरली इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, हमारा ये एक यूनिक इनिशिएटिव है कि इंडियन पॉलिटी को प्रीलिम्स से पहले, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से केस लॉज के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के रियल टेक्स्ट, देखिए ये रियल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इसके थ्रू, और साथ में जो पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स हैं उनके थ्रू पूरी पॉलिटी को, है ना, सब्सटेंशियली हम कवर कर सकें। तो आप डेली इन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट 10-11 सेशन बचे हुए हैं और उसमें पूरी पॉलिटी को कवर किया जाएगा, ठीक है। और अभी यूनियन और स्टेट को हम साइमल्टेनियसली कवर कर रहे हैं, पैरेलली कवर कर रहे हैं। जैसे हमने जब प्रेसिडेंट को देखा तब हमने गवर्नर को भी देखा। वाइस प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट कोई नहीं है स्टेट में, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आते हैं आर्टिकल 72 पे, जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर की बात करते हैं, और साथ में हम आएंगे आर्टिकल 161 पे, ठीक है। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। आर्टिकल 161 जो कि सिमिलर पावर ग्रांट करता है, लगभग सिमिलर पावर ग्रांट करता है गवर्नर को टू ग्रांट पार्डन्स इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब ये पार्डनिंग पावर क्या होती है? पार्डन का मतलब होता है माफ़ी लेना, ठीक है, दया याचिका लेना। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पार्डन का मतलब क्या है, रिप्राइव का मतलब क्या है, रिस्पाइट का मतलब क्या है, रिमिट का मतलब क्या है, कम्यूट का मतलब क्या है, ठीक है। इन नामों पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। इसकी जो सीक्वेंसिंग है, आप थोड़ा इस तरीके से इसे याद रखें। पार्डन मीन्स, ठीक है, सबसे ऊपर आता है भाई, सबसे पावरफुल पावर है पार्डन करने की पावर। पार्डन मीन्स कि आपका सेंटेंस as well as conviction, सेंटेंस एज वेल एज कन्विक्शन, ये दोनों एब्जॉल्व कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स यू हैव नो लीगल लाइबिलिटी एज ऑफ नाउ, जिसे कहते हैं ना कि कानून की नज़री में बाइज्जत बरी कर देना, कि आपका कोई लीगल रिकॉर्ड भी अब नहीं रहेगा। मान लीजिए अगर आपको डेथ सेंटेंस में पार्डन मिलती है, या फिर मान लीजिए आपको किसी भी सेंटेंस में आपने कोई रेप किया और आपको पार्डन ग्रांट कर दी जाती है, तो लीगली आप ठीक एक वैसे आदमी कंसिडर कर दिए जाएंगे जैसा एक नॉर्मल आदमी होता है, समझ लो। तो लीगल सेंस में आपका सेंटेंस भी और कन्विक्शन भी, दोनों चीजें एब्जॉल्व कर दी जाएगी। ना आप अब एक कन्विक्ट रहेंगे कानून की नज़र में, ना आप पे कोई सजा रहेगी कानून की नज़र में। तो आप एकदम क्लीन चिट ये दे दिया जाना, उसे कहते हैं पार्डन। समझ रहे हो? पहले इसका मतलब समझिए। पार्डन का मतलब होता है फुल क्लीन चिट। फिर आता है आपका गुरु कम्यूट। कम्यूट एक ऐसी चीज, ठीक है, इससे पहले हम रिमिट को पढ़ लेते हैं। रिमिशन क्या होता है? रिमिशन मीन्स कि आपकी जो सजा है, ठीक है, जो आपको सेंटेंस दिया गया है, मान लीजिए अगर आपको, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 14 ईयर्स का सेंटेंस दिया गया है, 14 ईयर्स का आपको अगर सेंटेंस दिया गया है, तो नेचर ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होगा। 14 साल का सेंटेंस है, नेचर ऑफ सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 14 साल के सेंटेंस को मॉनेटरी सेंटेंस में, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन में तब्दील कर दिया गया। नो, नेचर चेंज नहीं होगा, बस ये ड्यूरेशन कम कर दी जाएगी। जैसे, है ना, फीस की रिमिशन के लिए आप एप्लीकेशन लिखते थे ना, ऐसा नहीं है कि फीस आपकी माफ हो जाएगी। नो, फीस आपकी कम कर दी जाती थी, रिमिशन ऑफ फीस। सिमिलरली रिमिट करना मतलब सजा वही रहेगी, 14 साल की ही, है ना, सजा की जो आपकी सेंटेंस का नेचर है, नेचर वही रहेगा, बस ड्यूरेशन कम कर दी जाएगी। 14 से ये 10 साल कर दी जाएगी, या है ना 8 साल कर दी जाएगी। इस तरीके की जो विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द सेंटेंस होता है, उसे हम कहते हैं रिमिट कर देना, राइट। उसके बाद आपका आता है कम्यूट कर देना। कम्यूटेशन में गुरु ये सजा की जो नेचर है, नेचर को ही चेंज कर दिया जा रहा है। मान लीजिए अगर आपको डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, तो उसके नेचर को चेंज करके आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है। दैट मीन्स कि जहां पे भी आपका नेचर चेंज किया जा रहा है सेंटेंस का, उसे आप कम्यूटेशन कहेंगे। समझ रहे हो? उसके बाद आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट मीन्स कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, है ना, आपकी जो सजा है उसे कम किया जा रहा है किन्हीं स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से। मान लीजिए अगर आप एक फीमेल है और आप, है ना, आपके गर्भ में बच्चा है और बच्चा पैदा होने ही वाला है, कोर्ट इस बात की कॉग्निजेंस ले रहे हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर इस बात की कॉग्निजेंस ले रहे हैं कि अगर आपका बच्चा जेल में पैदा होता है तो साइकोलॉजिकली उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, या आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस होने की वजह से अगर आपकी सजा कम की जा रही है, नेचर चेंज किया जा रहा है, उसे आप कहते हैं रिस्पाइट।
रिप्राइव होना मतलब सस्पेंशन, थोड़ी देर के लिए सेंटेंस को सस्पेंड कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फांसी दी जा रही होगी तो आप रिप्राइव के लिए प्रे कर सकते हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, जब तक एक है ना ये नया कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये सब चीज़ों के लिए आप जो है मुझे मेरी फांसी को सस्पेंड कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। तो सेंटेंस को पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है। वो जो है ना जो इस तरीके से पोस्टपोनमेंट होती है सेंटेंस की, उसे आप कहते हैं रिप्राइव। आई होप ये सारे मीनिंग्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे। पार्डन मीन्स सब कुछ एब्जॉल्व कर देना, है ना, बिल्कुल क्लीन चिट। कम्यूटेशन मीन्स कि ठीक है, दया जो आपकी सेंटेंस है, सेंटेंस का नेचर चेंज कर देना। रिमिशन मीन्स विदाउट चेंजिंग द नेचर, आपकी सेंटेंस की ड्यूरेशन कम कर देना, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देना। रिस्पाइट मीन्स स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से अगर आपकी सजा कम की जा रही है। रिप्राइव मीन्स कि आपके जो सेंटेंस है उसे सस्पेंड किया जा रहा है फॉर ए सर्टेन ड्यूरेशन। बस इतनी सी टर्म्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको ये बातें क्लियर हो गई, अब आते हैं मेन फंडे पे। मेन फंडे पे आते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स होती है। प्रेसिडेंट के पास एक तरीके से हर एक सेंटेंस जो कि यूनियन लॉ से डील करता हो, यूनियन लॉ के अंडर दिया गया हर एक सेंटेंस को, ठीक है, पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, है ना, किसी भी तरीके के सेंटेंस को देने की, कोई भी दया याचिका इनमें से देने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। कोर्ट मार्शियल में अगर कोई भी पार्डन ग्रांट करना हो, पार्डन, ठीक है, तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं। उनको रिस्पाइट, रिमिट या कम्यूट या रिप्राइव कोई अदर अथॉरिटी भी कर सकती है कोर्ट मार्शियल में, है ना। इसमें अलग से एक क्लॉज दिया गया है कि भैया कोर्ट मार्शियल में हो सकता है कि आर्म्ड फोर्सेस का कोई ऑफिसर हो, मान लीजिए कोई जनरल हो, जनरल ने किसी लोअर ऑफिसर को, है ना, उसके कोर्ट मार्शियल को सस्पेंड कर दिया, उसे रिमिट कर दिया, उसे कम्यूट कर दिया, मतलब सजा का नेचर चेंज कर दिया। ये सारे काम तो आर्म्ड फोर्सेस का कोई ऑफिसर भी कर सकता है, लेकिन जो पार्डन ग्रांट करने की पावर होगी, दैट मीन्स कंप्लीट एब्जॉल्व कर देना किसी सेंटेंस को और किसी कन्विक्शन को, वो कोर्ट मार्शल के केस में सिर्फ प्रेसिडेंट के ही पास होगी, किसी और के पास नहीं। सिमिलर चीज आती है डेथ सेंटेंस में भी। डेथ सेंटेंस में गवर्नर सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है या कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को। गवर्नर डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके उम्र कैद में बदल सकता है, उसे रिमिट कर सकता है, उसे सस्पेंड कर सकता है थोड़े टाइम के लिए गवर्नर, है ना, अगर वो स्टेट लॉ के तहत दिया गया है, लेकिन उसे पार्डन नहीं दे सकता। मैंने 2 साल पहले, क्योंकि द हिंदू में एक न्यूज़ आई थी कि इवन गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट पार्डन, क्योंकि है ना सुप्रीम कोर्ट की कुछ एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी जो कि आईपीसी से रिलेटेड थी, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन प्रोविजन इन आईपीसी कि अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र कैद 14 साल की हो चुकी है तो आफ्टर 14 ईयर्स गवर्नर जो है ना, आफ्टर सर्विंग एन ऑर्डिनरी जेल टर्म ऑफ 14 ईयर्स, जो गवर्नर है स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से एज पर आईपीसी, है ना, उस सजा में, है ना, उस पर्टिकुलर पर्सन को पार्डन ग्रांट कर सकता है। बट वो नॉर्मल सेंटेंस में है। अगर उससे पहले डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो भैया गवर्नर उसे पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता, उसे सस्पेंड कर सकता है। डेथ सेंटेंस को पहले वो कम्यूट करके उम्र कैद में बदल सकता है, फिर वो उम्र कैद को पार्डन ग्रांट कर सकता है। समझ रहे हो, साइकिल ये है। तो उस तरीके से वो ग्रांट कर सकता है, बट डायरेक्टली गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन ग्रांट करने की पावर नहीं है। सस्पेंड करने की, रिमिट करने की, कम्यूट करने की पावर है, राइट। तो ये बात, दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां से वो क्वेश्चन फंसा सकता है, राइट। अगली बात है कि है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर to grant pardons in all cases where the sentence is a death sentence। तो पार्डन के रिगार्डिंग, है ना, पार्डन के रिगार्डिंग ये सारी एक्सप्लेनेशन जिसमें दी गई है प्रेसिडेंट के पावर के रिगार्डिंग, क्लियर। सिमिलर पावर मिली हुई है यूनियन, है ना, सिमिलर पावर मिली हुई है गवर्नर को भी, कि अगर किसी भी स्टेट लॉ के तहत किसी पर्सन को कोई सजाएं मिली हुई है तो गवर्नर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में स्टेट लॉ के तहत मिली हुई सजा को पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट या रिमिट कर सकता है ना, या कम्यूट कर सकता है, राइट। लेकिन
वो डेथ सेंटेंस को पार्डन ग्रांट नहीं कर सकता। क्लियर, ये बात है ना, ये बात क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन की गई है कि इन ऑल केसेस वेयर सेंटेंस इज अ डेथ सेंटेंस ओनली प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन। रिमिट, कम्यूट या सस्पेंड गवर्नर भी कर सकता है, पार्डन सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा। यहां से वो आपको क्वेश्चन फंसाएगा। वो आपको ये नहीं पूछेगा कि ओनली प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन दिस केस, वो बोलेगा कि गवर्नर कैन ऑल्सो ग्रांट सस्पेंशन, रिमिशन और कम्यूटेशन ऑर्डर्स इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। बिल्कुल सही बात है, दे कैन, बट दे कांट ग्रांट द पार्डन इन डेथ सेंटेंस। तो ये ध्यान में आपको बात रखनी है, बाकी इसमें कुछ भी ज्यादा वो है ना देखने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, कि भैया वो जो जिस यूनियन को हम अभी पढ़ रहे हैं, जिस यूनियन एग्जीक्यूटिव को इतना हम पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट को पढ़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़े हैं, अब उनकी पावर को पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड है ना, आर्टिकल 53 ये स्पेसिफिकली कह रहा है कि ये जो हम यूनियन को पढ़ रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर है क्या, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ कहाँ लगेगी, है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन मैटर्स में जो है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करेंगे। तो ध्यान में ये रखना है, जिन जिन मैटर्स में भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है उन सारे मैटर्स में एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की होगी। दैट मीन्स लिस्ट आपकी जो आपका स्केड्यूल 7 स्केड्यूल है उसमें जो लिस्ट 1 है, ठीक है, जिसमें कि यूनियन सब्जेक्ट दिए गए हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उनमें पार्लियामेंट, उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर भी रहेगी, कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर भी रहेगी। बट अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा लॉ बना रखा है कॉन्करेंट लिस्ट वाले उसमें, ठीक है, अगर कोई भी लॉ बना रखा है जो कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को लिमिट करता हो, समझ लो बात को, तो उस केस में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर वहां पे काम नहीं आएगी, है ना। यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर विल सुपरसीड द स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर, ये बात तो ध्यान में रखनी है। क्लियर। दूसरी बात, जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट है उनके पास जिन जिन अफेयर्स में, जिन जिन सब्जेक्ट्स में लॉ बनाने की पावर है, उन सारे सब्जेक्ट्स में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होगी और उसको यूनियन फिर क्वेश्चन नहीं करेगा। स्टेट की एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर में यूनियन इंटरफेयर नहीं कर सकता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। फॉरगेट अबाउट द प्रेसिडेंट्स रूल एटसेट्रा, उनको हम बाद में पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस को। क्लियर। तो ये बात ध्यान में रखनी है, बाकी इस वाले सेक्शन में ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो, ये हम एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, अभी हम 2 चैप्टर एक साथ पढ़ने वाले हैं आपके लक्ष्मीकांत के। सिर्फ 3-4 आर्टिकल से 2 सेक्शन एक साथ अपने कवर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट। तो ये एक साथ, ये 2 चैप्टर भी साथ में करने वाले हैं, साथ में और 2 चैप्टर करेंगे आज ही। दैट मीन्स कि आज ही 6 चैप्टर इतने से, जो आपको लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी दिखती है, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में वो इतना कंसाइज है। हाँ, लेकिन मुझे आपको थोड़े केस लॉज बताने हैं प्रेसिडेंट के इन पावर्स, पार्डनिंग पावर के रिगार्डिंग, जो मैं आपको है ना बताना शायद भूल गया होगा। एक कई सारी है ना इसमें भ्रांतियां आती है। मान लीजिए अगर आपसे वो पूछ ले कि पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट से पार्डन लेना, क्या ये एक एब्सोल्यूट राइट है? कैन इट बी क्लेम्ड एज ए राइट? नो, नो पर्सन कैन क्लेम इट एज ए राइट कि आई मस्ट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर प्रेसिडेंट्स पार्डन। सो दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज नो राइट टू ओरल हियरिंग। दैट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट क्लेम कि मुझे जेल से बाहर निकालो और मुझे प्रेसिडेंट के पास जाकर के अपनी बात कहनी है। सो देयर इज नो राइट टू ओरल हियरिंग। नंबर 3, देयर इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो आपसे पूछा भी जा सकता है कि भैया क्या प्रेसिडेंट की ये पावर एब्सोल्यूट है ना? क्या मेलाफाइड इंटेंशंस के साथ भी प्रेसिडेंट कोई ऐसे ऑर्डर इशू, मान लो कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट आया जो एकदम हिला हुआ। आजकल प्रेसिडेंट ऐसे भी आ रहे हैं दुनिया में जो हिले हुए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर गलती से भारतीय राष्ट्र में कोई ऐसा है ना व्यक्ति, आदमी होते हैं सारे, अगर कोई ऐसा आदमी प्रेसिडेंट बन गया तो वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए क्या कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है इस पे? तो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देयर वाज ए केस।
मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस वाज ए केस बैक इन 1980s, आई थिंक 1982 और 81। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एक्सरसाइज दीज पावर्स, बट कोर्ट कैन एग्जामिन द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ इट, ठीक है। सो दैट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट कैन एग्जामिन वेदर दैट ऑर्डर वॉज आर्बिट्रेरी और नॉट, whether there was any malified intention involved or not, और उस बेसिस पे कोर्ट जो है इस पे एक्शन ले सकते हैं। ऑर्डिनरीली कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन, लेकिन फिर जुडिशियल रिव्यू पे एक और है ना जजमेंट आती है। देयर वाज दिस केस केहर सिंह केस, ठीक है, केहर सिंह केस। दिस वाज आल्सो इन 1980s, आई थिंक इन 1990 और 1989 समथिंग, ठीक है। उस टाइम पे ये केस आया, केहर सिंह केस। केहर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो वो लिमिटेड एक्सटेंट क्या है ये सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा। तो टू अ लिमिटेड एक्सटेंट इवन दिस कैन फॉल अंडर जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन कैन ऑल्सो फॉल अंडर जुडिशियल रिव्यू, अगर हमें लगे कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन इसमें इन्वॉल्व थी। वाई डिड कोर्ट से दिस? कोर्ट ने इस पे अपनी एक्सप्लेनेशन ये दी कि ये जो हम अभी ऑर्डर पास कर रहे हैं वो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के खिलाफ ये ऑर्डर पास नहीं कर रहे हैं, या फिर ये रिस्ट्रिक्शन हम प्रेसिडेंट पे नहीं लगा रहे हैं, हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट पे। हाउ? क्योंकि प्रेसिडेंट को ये सारे ऑर्डर्स अगर पास करने हैं तो यूनियन गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे ही वो ये ऑर्डर पास करेंगे। So that means we can't give a blanket power to union government, है ना, under this provision। तो वो ब्लैंकेट इम्यूनिटी हम नहीं दे सकते हैं इस प्रोविजन के तहत, इसीलिए इसे जुडिशियल रिव्यू के तहत रखा गया है। इसी बात को उन्होंने फिर देयर वाज अनदर केस, धनंजय चटर्जी केस, ठीक है, डीसी केस आप याद रख सकते हैं। तो ये डीसी वाधवा नहीं, डीसी वाधवा अलग है, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड है, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। डीसी यहाँ पे एक और ये भी देख लेना, धनंजय चटर्जी केस, ये वेस्ट बंगाल का एक केस था। इसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि प्रेसिडेंट को ओनली एंड ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही एक्ट करना है व्हेन इट कम्स टू ग्रांटिंग पार्डन्स, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, हालांकि फिर ये आगे बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये प्रोविज़न अलग से लाया भी गया है, अभी वो हम अभी देखेंगे, इसको अभी पढ़ेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इनफैक्ट वो डिसीजन को रिव्यू करने के लिए वापस भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविज़न है, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है जो आपको थोड़ा इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा यूनियन में हम पढ़ेंगे लगभग वैसा स्टेट में होगा, कुछ थोड़ा डिफरेंस है, वो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो 74th आर्टिकल ये कहता है कि भैया यूनियन में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होंगे, है ना, हु शैल एक्सरसाइज हिज पावर्स इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये स्पेसिफिकली देखिए, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स को थोड़ा लिमिट करने के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये क्लॉज अलग से इसमें डाला गया कि हु शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शंस इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, है ना। पहले ये इतना ही था कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, पहले ये इतना ही था। ये स्पेशली ये जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया गया था, राइट। लेकिन फिर जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो कांड किए गए उनको रिवर्स करने या फिर उन्हीं को एक तरीके से क्रॉस चेक करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट लाया मोरारजी देसाई ने। तो देसाई जी ये एक और क्लॉज इसमें ऐड करे, वो ये कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, ये ओरिजिनली नहीं था, है ना, ये बाद में ऐड किया गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो किसी भी एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए फिर से भेज दे,
कि प्लीज रिकंसिडर दिस एडवाइस, बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से उसको पास करते हैं, उसी रेजोल्यूशन को, वही एडवाइस फिर से प्रेसिडेंट को करते हैं, अब उन्हें उस पर काम करना पड़ेगा। और ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में ऐड किया गया है, इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, वॉज दिस एन ओरिजिनल प्रोविजन? नो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से है ना, इस स्टेटमेंट से बन सकता है कि जो प्रेसिडेंट को दी गई एडवाइस है वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती, इंक्वायर नहीं की जा सकती। वाई? बिकॉज इट इज एन एडवाइस। ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट ने तब तक ऑर्डर, जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास ना हो, ऑर्डर को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट जब तक ये एडवाइस है तब तक इसका कोई लीगल फोर्स है ही नहीं, तो कोर्ट में चैलेंज करने का वैसे भी मतलब ही नहीं है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेम प्रोविजन गवर्नर के रिस्पेक्ट में स्टेट में दिया गया है, आर्टिकल 163, ये आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। खास बात यह है कि यहां पे एक्सप्लिसिट डिस्क्रिशन दिया गया है गवर्नर को, यहां से सवाल बनाएगा। देयर इज नो एक्सप्लिसिट डिस्क्रिशनरी पावर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, बट गवर्नर के लिए डिस्क्रिशनरी पावर एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है। कहा? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 में यहां लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर काम करेगा डेफिनेटली, एक्सेप्ट इन सो फार एज ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। अब ये डिस्क्रिशन क्या होगा ये कहीं डिफाइन नहीं है। इस पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है। मान लो सीएम और गवर्नर जैसे आजकल झगड़ते हैं, वो झगड़ जाए, सीएम बोले कि तूने ये अपनी मर्जी से कैसे कर दिया, मेरी एडवाइस से करना था, गवर्नर बोले कि नहीं ये तो मेरा डिस्क्रिशन है, मैं अपनी ही मर्जी से करूंगा। समझ लो, ऐसा पंगा हो सकता है। जब भी ऐसा पंगा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक वियर्ड प्रोविजन ये भी है, जब भी ऐसा पंगा होगा तो डिफाइंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, गवर्नर हैज बीन एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन ऑन सच इशू, और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। हालांकि फिर देन कोर्ट हैज अगेन एंटर्ड इन द सीन और कह दिया है कि गवर्नर के पास ऐसी कैसी पावर हो सकती है ना, हम इसको भी रिव्यू करेंगे नाउ। जैसा कि आजकल चल रहा है, जैसे अभी लेटेस्ट जो वो जजमेंट आई कि 1 महीने के अंदर जो है गवर्नर तुम एक्ट करो, जो आपको बिल पास किया गया है ना, अभी जो जजमेंट आई वो आगे हम अभी देखेंगे जब हम पार्लियामेंट के उस सेक्शन को देखेंगे, ठीक है, पासिंग ऑफ द बिल्स एटसेट्रा को, तो उस टाइम पे हम इन चीज़ों को ब्रॉडली स्टडी करेंगे। लेकिन अभी के लिए जैसा आप सभी को मालूम है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स टू ग्रांट एसेंट टू द बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, उस पावर को चेक कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे रियली अपीयर होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज रियली acting as the third chamber of legislation, and Supreme Court with all its efforts is trying to make everything fall under judicial review including the sun। कल को वो जा करके सूरज में बोलेंगे कि तेरा भी हम रिव्यू करेंगे कहाँ विस्फोट होता है तुम में बताओ। तो ऐसा हो सकता है ना, कि अभी इंसान का क्या ही पता, अलग बात है। तो ये इधर हालांकि ये बहुत वियर्ड प्रोविजन है भी कि गवर्नर और सीएम में डिस्प्यूट है और डिसाइड कौन कर रहा है, गवर्नर। डिफाइंग ऑल द नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स, गवर्नर को ये पावर दे दी गई, एटलीस्ट प्रेसिडेंट को दे देते या पार्लियामेंट को दे देते और एनी सच अथॉरिटी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। नेवरदलेस हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट ऑल ऑफ इट्स प्रोविजंस। बट येस, वी ऑल हैव राइट्स to do rational criticism of everything under the sun, including the Supreme Court of India, right? And that does not constitute any आप कह दें कि वो contempt of court, no. Then the question whether any or if so advice is tendered by, हाँ ये वही बात कि कोर्ट में आप किसी भी एडवाइस को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, वो ये कि जो मिनिस्टर है ना, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ क्लैरिटी दी गई है। वो ये कि
प्राइम मिनिस्टर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना लिमिटेड डिस्क्रिशन कुछ एक केसेस में एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ हंग पार्लियामेंट, इसी को आप त्रिशंकु पार्लियामेंट भी कहते हैं, इट है ना, ट्रायंगुलर शेप की अगर पार्लियामेंट बन जाए, देयर इज अ पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी, नन ऑफ देम हैव क्लियर मेजोरिटी, सो इन सच केस प्रेसिडेंट कैन कॉल एनी पर्सन जिसको कि प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ दिस इज द पर्सन केपेबल ऑफ प्रूविंग द मेजोरिटी, तो प्रेसिडेंट उनको कॉल कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक दैट पर्सन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कैन देन आस्क दैट पर्टिकुलर पर्सन टू प्रूव हिज मेजोरिटी, है ना, टू प्रूव हिज स्ट्रेंथ इन द लोअर हाउस of the parliament. Similar is the provision with respect to the state legislature, है ना, स्टेट में भी चीफ मिनिस्टर के लिए सेम ही प्रोविजन है और वहाँ पे भी जो है गवर्नर टू सर्टेन एक्सटेंट जो है अपने डिस्क्रिशन पे काम कर सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एनी प्रोविजन कि प्राइम मिनिस्टर होगा कौन। ऐसा नहीं लिखा है कि मेजॉरिटी पार्टी का बंदा ही प्राइम मिनिस्टर होगा, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं लिखा है। दिस इज वाई देयर इज अ ह्यूज चांस ऑफ मिसयूज ऑफ दिस पावर इवन व्हेन देयर इज क्लियर मेजॉरिटी ऑफ सम पार्टी। तो एटलीस्ट फॉर सम टाइम प्रेसिडेंट के मन में अगर आए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सिरफिरा आदमी कोई हो तो वो किसी को और को भी बुला ले, बाद में जाते रहे, पार्टियां जाती रहे कोर्ट में, है ना, कोर्ट में लड़ती रहे, 15 दिन में तो आदमी पता नहीं क्या से क्या कर देगा, किसी ने डिसीजन लेने होंगे तो, है ना, तो वो बात है। इसलिए देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ मिसयूज ऑफ दिस पावर बोथ विद द प्रेसिडेंट एज वेल as with the governor. So if they ask you a question कि the constitution provides that the prime minister shall only be from the majority party, no, there is no such provision. President shall appoint the prime minister and president shall appoint other ministers after receiving the advice of prime minister. then समझ रहे हो, तो चूज कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट को कि इनको मिनिस्टर बनाओ, सीधी बात, नो बकवास। अगली बात भैया, फिर जो है एक प्रोविज़न लाया गया, ठीक है, प्रोविज़न ये लाया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2003 में एक प्रोविज़न लाया गया, वो ये कि यूनियन में जो भी आपकी मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, टोटल मेंबर 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है हाउस ऑफ पीपल के, उसके 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होनी चाहिए। तो सेंटर में सिर्फ अपर कैप है, लेकिन स्टेट में लोअर कैप भी है। स्टेट में सिमिलर है ना, स्टेट में जो है लोअर कैप भी है। स्टेट में लोअर कैप ऐसी है कि भैया, है ना, स्टेट्स में भी 15% से ज़्यादा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नहीं होने चाहिए, जो भी आपके मिनिस्टर्स होंगे। बट ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि, है ना, कि 12 से कम भी नहीं होने चाहिए, राइट। लेकिन फिर अगेन कुछ आपके इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं कुछ एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। फॉर एग्जांपल इन दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वहाँ 6-7 आपके जो 15% की अगर आपको निकालनी है, जैसे आप 60 का अगर 50% निकालो तो यह लगभग आपके 9 या 10, है ना, 60-70 कितने हैं वहाँ पे लगभग, है ना। कई सारी ऐसी असेंबलीज है जहाँ पे 40 ही है, 50 ही है, तो उनके लिए वहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है और ये उसी तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, राइट। उनके स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग ही ये प्रोविज़न वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। तो उसकी नीटी ग्रिटी में डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतना जानना है कि स्टेट्स के लिए मिनिमम कैप भी है कि 12 होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मैक्सिमम 15% होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 15% की अपर लिमिट दी गई है, देयर इज़ नो लोअर लिमिट, है ना, व्हेन एज फार एज इट कम्स टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरी बात एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि भैया एक, है ना, ये आपकी एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा आपको, कि कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली एक प्रोविज़न किया गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इनके नाम याद नहीं रखने हैं, याद रखना है थोड़े, है ना, जो बीमारू राज्य है अपने इस वाले एरिया में, ये याद रखना है। इस वाले एरिया में कुछ एक ऐसे स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, जहाँ पे मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर बनाना,
है ना, ट्राइबल वेलफेयर बनाना ये जरूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। अगर वो बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर फॉर ऑल द स्टेट्स, नो, फॉर सम स्टेट्स यस, फॉर दीज 4 स्टेट्स यस। समझ रहे हो? तो अगर बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स इट तो उसे एलिमिनेट मत कर देना, क्योंकि भैया यस कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया गया है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है 10th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, आपको मालूम है कि जो 10th शेड्यूल है ये प्रोवाइड करता है, इसमें एक प्रोविज़न एंटी डिफेक्शन लॉ का है। देखो हमारे 3 तरीके के एमपी या एमएलए होते हैं। एक होते हैं जो पार्टी से चुन के आए हैं, एक होते हैं जो इंडिपेंडेंट है, और एक होते हैं वो जो कि नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, जो कि नॉमिनेटेड होंगे। तो 3 तरीके के आपके एमपी या एमएलए होते हैं, दोनों पे ये सेम लागू होता है। जो पार्टी से चुन के आए हैं ये किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंट आपके एमपी या एमएलए हैं ये भी इंडिविजुअली किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक ये टर्म में अपनी बने हुए हैं। जो नॉमिनेटेड एमपी एमएलए हैं ये 6 मंथ्स के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले तो ठीक, नहीं तो इन्हें भी इंडिपेंडेंट ही रहना पड़ेगा। समझ लो? तो ये ब्रॉड प्रोविजन वहां पे लाया गया है। 2/3 हालांकि अगर 2/3 एमपीज या एमएलएज कट जाए पूरी पार्टी से, 2/3 है ना, मान लो किसी एक पार्टी के है ना 10 लोग थे और है ना, या फिर आप कह लें 9 लोग थे, वो एमपीज हैं। ठीक है, 9 एमपीज किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के थे, तो उनमें से अगर 6 एमपीज, ठीक है, 6 एमपीज अगर वो डिफेक्ट कर जाए तो उसे माना जाएगा कि पार्टी में डिवीजन हुआ है, उसे डिफेक्शन नहीं डिवीजन कंसिडर किया जाएगा। समझ रहे हो? पहले ये लिमिट 1/3 थी, 2003 में इसे 91st अमेंडमेंट एक्ट से 2/3 कर दिया गया। तो ये जो है 2/3 अगर वो डिफेक्ट करे तो उसे डिवीजन कंसिडर किया जाएगा, डिफेक्शन नहीं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है 10th शेड्यूल का। इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बिकमिंग एन एमपी, है ना, फ्रॉम बिकमिंग एन एमएलए। यस, लेकिन इससे पहले क्या होता था? इससे पहले ये होता था कि भैया वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना, मतलब 2003 से पहले क्या होता था कि ठीक है सरकारें गिराने के लिए, फिर भी एंटी डिफेक्शन लॉ के होने के बावजूद भी सरकारें गिराने के लिए एमपीज एमएलएज को, है ना, खरीद फरोख्त उनकी हो जाती थी और वो डिस्क्वालीफाई होकर के बैठ जाते थे। कईयों को 5-6 महीने के लिए वो मिनिस्टर बना देंगे और कईयों को रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल ऑफिसेज वगैरह दे दिए जाएंगे। लेकिन 2003 में, ठीक है, जो कहा गया 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में इसे अमेंड कर दिया गया 10th शेड्यूल को, और ये प्रोविजन उसमें डाला गया कि द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड टू बिकम एन एमपी और एमएलए अंडर 10th शेड्यूल, वो पर्सन कोई भी, है ना, कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी नहीं ले सकता है। दैट पर्सन कैन नॉट अज्यूम अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट एज वेल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से वो सवाल बनाएंगे। देन देर इज ऑल्सो आई थिंक आर्टिकल 362 और 361, किसी को भी कंफर्म कर लेना वहाँ से, उसमें ये बात भी लिखी गई है कि नो रेम्यूनरेटिव ऑफिस। रेम्यूनरेटिव ऑफिस मीन्स कि जिस भी ऑफिस के लिए स्टेट के एक्सचेकर से पैसा जा रहा है उसे रेम्यूनरेटिव ऑफिस कहेंगे, रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल ऑफिस। तो उस किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में भी डिफेक्टेड एमपी या एमएलए को अपॉइंट नहीं किया जा सकता तब तक जब तक कि वो डिस्क्वालीफाइड हैं। ठीक है, तो उस पूरी टर्म के लिए तो ये बात ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी वो सवाल बना सकते हैं। और यूनियन के बारे में भी सेम ही प्रोविज़न दिया गया है, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, दे एंजॉय, है ना, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, है ना। और इनको ओथ कौन देगा? प्रेजिडेंट इन सेंटर और गवर्नर स्टेट में। कोई भी, है ना, ध्यान में ये बात रखनी है, ओथ सिर्फ प्रेसिडेंट दिलवाएंगे। प्रेसिडेंट हैज़ टू बी देयर, है ना। जहाँ भी देखिए, जैसे ऐसा होता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ देनी है तो दिलवानी है, तो प्रेसिडेंट और एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पज कैन एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ सीजेआई और एनी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। फॉर एग्जांपल अगर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट की ओथ करवानी है ना, तो प्रेसिडेंट या फिर अगर अटॉर्नी जनरल, सॉरी नॉट अटॉर्नी जनरल, वो क्या कहते हैं उसे, अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ करवानी है तो प्रेसिडेंट और एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट पर्पज दे कैन कंडक्ट ओथ। बट इफ एनी मिनिस्टर की ओथ होनी है
तो ओनली प्रेसिडेंट हैज़ टू कंडक्ट दैट पर्टिकुलर ओथ। और ओथ कहाँ मैंशनड है? थर्ड शेड्यूल में, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में एमपीज़ की ओथ मेंशन होती है, एमएलए की ओथ मेंशन होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ओथ मेंशन होती है, ठीक है। आपके मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की ओथ मेंशन होती है। प्रेसिडेंट की नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं होती, गवर्नर की भी नहीं होती है, समझ रहे हो? वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अलग से है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। सेम प्रोविज़न गवर्नर के रिस्पेक्ट में स्टेट में भी दिया गया है, ठीक है। बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, है ना। ये लगभग ये आपका यहाँ से अब तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और सेम प्रोविज़न है स्टेट में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर है आपके लक्ष्मीकांत में दिए हुए, ये अभी हम 5 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये नॉर्मली कोई भी लॉयर होता है। कौन लॉयर? कोई भी हो सकता है क्या? नो। अगर वो बोले कि प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एनी लॉयर एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नो। समझ लो क्यों? क्योंकि सच लॉयर जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज बनने के लायक हो। तो जज बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रॉडली अभी के लिए ये समझो कि वो बंदा नंबर 1 सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नंबर 2 उसके पास हाई कोर्ट में अगर वो लॉयर है तो 10 साल का उसे लॉयर होने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट में उसे जज होने का, है ना, का 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, अगर उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। अगली बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि एनी अदर, है ना, एक्सेप्शनल ज्यूरिस्ट, है ना, जो कि, ठीक है, एनी अदर क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट। जरूरी नहीं है कि वो उसके पास लॉ डिग्री हो। सुप्रीम कोर्ट का ये जो, अगर वो आपको स्टेटमेंट ये भी दे दे कि इन ऑर्डर टू बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन हैज़ टू हैव अ लॉ डिग्री, ठीक है, नो, देर इज नो मैंडेट। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है जरूरी नहीं है आपके पास लॉ की डिग्री भी हो। अगर आप प्रेसिडेंट की आंखों में, उनकी नज़रों में एक क्वालिफाइड ज्यूरिस्ट हो, ठीक है, तो भी आप जज बन सकते हैं। इनफैक्ट देयर वाज आई थिंक 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समवन 1980s में एक जज हुए हैं। कभी ये नाम सर्च करना और जो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में उसका नाम डालें, उनका नाम डालें। तो देयर वाज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु वाज the district magistrate of some district में उनका नाम भूल गया, he was an administrative officer actually। तो उनको जस्टिस बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अदर कोर्ट्स, हाई कोर्ट के केस में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाई कोर्ट का अगर आपको जज बनना है यू नीड टू हैव अ लॉ डिग्री। क्यों? क्योंकि लोअर जजेस, क्योंकि हाई कोर्ट के जब, है ना, सेम जो क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए दिया गया है कि आपको हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपको मिनिमम जो है 10 ईयर्स का जुडिशियल, है ना, 10 ईयर्स का जुडिशियल ऑफिस आपको होल्ड करना पड़ेगा। जुडिशियल ऑफिस माने आप जुडिशियल जज हो, सब, है ना, सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वगैरह हो, तो उस तरीके के जो जुडिशियल ऑफिस है वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 साल की आपके पास लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द हाई कोर्ट। समझ रहे हो? तो ये जो क्वालिफिकेशंस है इनके लिए तो ज़रूरी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो लॉज बने हुए हैं और जो स्टेट्स के लॉ बने हुए हैं, तो उसमें लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट यू नीड टू हैव अ लॉ डिग्री एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, नो, एज पर अदर लॉज। समझ रहे हो? अगर वो बोले एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू हैव लॉ डिग्री, नो, एज पर अदर लॉज यू नीड टू हैव लॉ डिग्रीज, है ना, टेक्निकली, बट फॉर सुप्रीम कोर्ट इवन विदाउट लॉ डिग्री यू कैन बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये बात ध्यान में रखनी है। सो अगर आप ये इनमें से कुछ भी हो तो आप जो है बन सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करेंगे और आप प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे आपका जो टर्म है, जो टेन्योर है, वो डिटरमाइन होगी। इंपॉर्टेंट बात है, आपको वो सवाल ये पूछेगा कि जैसे ही सरकार चेंज होती है तो क्या अटॉर्नी जनरल को रिजाइन करना पड़ेगा? नो, डज नॉट रिजाइन ऑटोमेटिकली। अगली बात ये बोलेगा कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, लीगल एडवाइस देता है? नो, प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइस कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया gives legal advice to the president whenever president seeks it। उसे हम अलग से बाद में पढ़ेंगे जब हम जुडिशरी को पढ़ेंगे। अंडर आर्टिकल 43 सुप्रीम कोर्ट गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो ये किसको एडवाइस देता है? अटॉर्नी जनरल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है।
है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर में रिप्रेजेंट करता है। पूरी इंडिया की सारी टेरिटरी में जो है सारी जितनी भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो छोटी कोर्ट हो बड़ी कोर्ट हो, वहाँ पे इन्हें राइट टू ऑडियंस है, वहाँ एज एन ऑडियंस ये जा सकते हैं, मैटर ऑफ राइट के तौर पे वो क्लेम कर सकते हैं। इन्हें बाहर नहीं रखा जा सकता है किसी भी प्रोसीडिंग से, ये अंदर घुस सकते हैं वहाँ पे। इनफैक्ट है ना, जब हम आगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो इनके पास राइट होता है टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट, टू स्पीक इन द पार्लियामेंट, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट all the parliamentary privileges also extend to the Attorney General of India in all times? No, only when Attorney General of India is speaking the parliament. समझ लो, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट कभी भी इन्हें रिमूव कर सकते हैं, है ना, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और इनका जो रेम्यूनरेशंस है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, पार्लियामेंट नहीं। बस ये सारी बातें सिमिलर लिखी गई है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग भी। ये चैप्टर भी कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इसी का कंटिन्यूशन ऊपर, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, आपने मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दी, स्टेट में भी बना दी, सेंटर में बना दी, सेम ही चीज़ है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने बना दी। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो डिसीजन लिए जाएंगे वो देखो कौन लेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेगी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये डिसीजन प्रेजेंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट को। सही बात है, प्रेसिडेंट को ये डिसीजन सारे जो है ठीक है प्रेजेंट किए जाएंगे, है ना। क्या प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हर एक डिसीजन पे साइन करता चलेगा कि हाँ आई हैव साइन दिस? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है काउंसिल ऑफ किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने हर एक डेली 10-10 ऑर्डर पास करने होते हैं, अब जाकर ले जाओ प्रेसिडेंट के पास। तो इस चीज़ के लिए कन्वीनियंस के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल, बिजनेस माने यहाँ पे कामकाज, है ना। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल मीन्स कि कौन सी मिनिस्ट्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा, ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में लिखा होगा। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में क्या होगा कि भैया मिनिस्ट्रीज एक दूसरे के बीच ट्रांजैक्शन, व्यवहार या फिर वार्तालाप, या ना कम्युनिकेशन कैसे करेगी, क्या चैनल होंगे कम्युनिकेशन के, ये रूल लिखे जाएंगे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट रूल बना सकता है टू ऑथेंटिकेट हिज ओन डिसीजंस। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट रूल बना सकता है कि मेरे बिहाफ में कोई अदर पर्सन इसे अगर साइन करे तो ये मान लिया जाएगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया है। इसीलिए जब भी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मान लो गेजेट नोटिफिकेशन डाल दें तो उसमें लिख दिया जाता है कि आई एम हेयर बाय डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म, है ना, कि सच एंड सच पर्सन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सच एंड सच पोस्ट टू सच एंड सच पोस्ट, और ये लेटर ट्रांसफ़र कर दिया जाए इन अथॉरिटीज़ को। जब भी गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह आती है नीचे सेक्रेटरी के साइन उसमें होते हैं, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के होने चाहिए, सेक्रेटरी के होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने रूल बना रखे हैं कि भैया मेरे ऑर्डर ऑथेंटिकेट कैसे किए जाएंगे, राइट, कि अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर इशू करना है तो ये सेक्रेटरी मेरे बिहाफ पे कर सकता है। समझ रहे हो? तो ये ऑथेंटिकेशन के जो रूल है प्रेसिडेंट बना सकते हैं, राइट। तो ये आपको, और सेम चीज़ गवर्नर के रिस्पेक्ट में भी लिखी गई है, स्टेट में भी वैसे ही होता है ना। इसमें कोई भी बाकी चेंज नहीं है। कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एटसेट्रा, सेम वही चीज़, सेम वही रिपीटेड घिसी पिटी सी चीज़ें। अगली बात एक और कि ड्यूटीज़ क्या होंगी प्राइम मिनिस्टर की, ये भी प्रेस्क्राइब किया गया आर्टिकल 78 में। आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटियाँ होंगी, ठीक है। जो नॉर्मल पॉलिटिकल ड्यूटी होती है वो अलग, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ ये है। पहला कि प्रेसिडेंट को सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो डिसीजन है वो कम्युनिकेट किए जाएं। दूसरा कि जो भी इंफॉर्मेशन है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना, प्रेसिडेंट मांग सकता है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में भाई क्या काम चल रहा है मुझे बताओ, है ना, ये डीओपीटी में क्या काम चल रहा है, तुम ये वैकेंसी आईएएस की वैकेंसियाँ क्यों नहीं भर रहे हो, है ना, 910 पोस्टें निकाली, क्यों निकाली, कब, मेरे को बताओ, ये इन्फॉर्मेशन मुझे फर्निश करो। और फॉर्मेट भी वो बता सकता है प्रेसिडेंट की, इस फॉर्मेट में ये इन्फॉर्मेशन मुझे जो है सबमिट करो। तो प्रेसिडेंट मे रिक्वायर देन कि प्रेसिडेंट कैन इवन से, है ना, मान लो किसी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% लोग होते हैं पूरे, है ना, मान लो 75 लोग हैं, उसमें से किसी एक मिनिस्टर ने कोई डिसीजन ले रखा है, वो डिसीजन उसने इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल कैपेसिटी में लिया हुआ है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी तक उसे कंसिडर नहीं किया हुआ है। प्रेसिडेंट की नज़र में पड़ गया कि यार ये प्रॉब्लम है ना, इस डिसीजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रेसिडेंट क्या कहेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भैया कंसिडर करो।
है ना, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर डिसीजन है, ले आओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये कंसिडर करवाओ, वहाँ से ये पास करवाओ, है ना। तो ये कोशिश करें। तो प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट कह सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि कोई डिसीजन जो ऑलरेडी ले लिया है किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर ने और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी कंसिडर नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है, तो प्लीज़ ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द काउंसिल एज वेल। तो बस ये बात है। फिर वो आपसे ये पूछेगा कि कोई, है ना, अगली बात ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी तक तो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही पढ़ रहे थे, कैबिनेट वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये हुए आपके 4-5 चैप्टर फिनिश विद इन वन। कितना हुआ, 4 चैप्टर हुए एक्चुअली है। ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया। चलो ये पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट वाले में आता है और लक्ष्मीकांत में। ये देखो ये एक चैप्टर हुआ, सेम स्टेट के लिए दूसरा चैप्टर है ना, और 2 चैप्टर ये हुए। तो मतलब ये 4-5 चैप्टर एक साथ ये कंप्लीट यहाँ पे होते हुए 1 घंटे के सेशन में, आई थिंक 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो भाई इतना ईजी है इंडियन पॉलिटी, इतना ईजी है। पीवाईक्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को, है ना, इतने ही डीपली चीज़ों को कवर करें। डेली इसमें ये सेशन आ रहे हैं, आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भाग लेते रहें, अपनी राय देते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।